So hello everyone, this is Muskan and welcome back to my video on YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video, in today's class, we'll be studying CBSE class 11, the business studies, chapter number 8, according to your NCERT book. That is sources of business finance. So friends, before moving further, if you are new to my channel or haven't subscribed to my channel yet, go and subscribe it fast. Yeah, turn this red subscribe button into the gray subscribe button. Thank you for subscribing. Now, without wasting any time, let's get started. So friends, this is a PDF which I have opened, and this is directly your NCERT book, right? NCERT book of class 11 CBSE, and chapter 8, that is sources of business finance. So friends, in today's class, we'll be directly starting with our new topic, that is public deposits. Right? Acha, before starting this particular topic of this chapter, see what all things we have learned in class till now, right? And अपन ने ये पर्टिकुलर चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ा था, एक ब्रीफ एक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? देखो यार, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था कि अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस रन करना है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, राइट, तो बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. लाइक अपने बॉडी में जैसे ब्लड होता है, वैसे ही हर बिजनेस में आपको जो है फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए, राइट? क्योंकि विदाउट फाइनेंस आपका बिजनेस रन ही नहीं हो सकता, ठीक है? फाइनेंस आपको रिक्वायर्ड रहेगा पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, राइट? अच्छा, क्यों आपको रिक्वायर्ड रहेगा? देखो यार, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो कस्टमर्स तक सेल आउट करोगे, राइट? कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो, उनके वांट सेटिस्फाई हो, उसके लिए जो है आप कस्टमर्स तक जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो सेल आउट करोगे, राइट? गुड्स को सेल करोगे एंड सर्विसेज को जो वो आपसे जो कस्टमर्स जो अवेल कर लेंगे, ठीक है गाइस? तो देखो अब ये सारी चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या तो आप किसी और थर्ड पर्सन से परचेज कर लो, ठीक है, या तो आप कहीं और से बाहर से परचेज कर लो एंड फिर हाई रेट में जो है वो कस्टमर्स को सेल कर दो, राइट? या तो फिर आप क्या करते हो कि आप जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खुद ही जो है वो प्रोड्यूस करते हो, ठीक है? आप उनके प्रोडक्शन करते हो, तो वो पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करने के लिए यू रिक्वायर फाइनेंस, राइट? अच्छा, अब जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट, बट आपको बिजनेस ऑपरेट करने के लिए भी तो आपको फाइनेंस को रिक्वायर्ड रहेगा बॉस, राइट? अब क्यों बिजनेस अब मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरे को क्यों रिक्वायर्ड रहेगा? देखो एग्जांपल मान लो, अगर आपको कोई बिजनेस है स्टेशनरी का, ठीक है, आप स्टेशनरी लाइक बुक्स, पेन, पेंसिल, ये सब आप क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो. क्या करते हो बॉस? प्रोड्यूस करते हो, ठीक है? आपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दिया, सेटअप हो गया आपका बिजनेस, वेरी गुड, फाइन. अब आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपके अपने जो रेंट में आप जो बिल्डिंग में जो आप रूम में, ठीक है, आप अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश किए हो, तो उस बिल्डिंग का, उस रूम का रेंट आपको देना पड़ेगा, राइट गाइस? अच्छा, फिर आप क्या करोगे कि अपने लेबरर्स, खुद तो आप अकेले कुछ मतलब हर एक काम तो करोगे नहीं, तो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए आप लेबरर्स भी रखोगे, राइट है बॉस? तो लेबरर्स की सैलरी भी आपको देना पड़ेगा, पक्का? ठीक है, ओके. तो यार ये सारी चीज के लिए भी जो है आपको फाइनेंस तो चाहिए ना बॉस. चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट करो या स्टार्ट हो गया आपका, एस्टेब्लिश हो गया आपको बिजनेस, उसके बाद भी आपको बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस तो चाहिए, मतलब चाहिए. जैसे शरीर में खून की जरूरत होती है, वैसे ही एक बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है. बिना शरीर के, मतलब बिना खून के शरीर नहीं, तो वैसे ही बॉस, बिना फाइनेंस के बिजनेस, बिना पैसों के बिजनेस नहीं. तो गाइस, अपन ने अभी तक लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था यार कि जैसे रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है, कमर्शियल. अच्छा, रिटेन अर्निंग के बाद अपन ने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, राइट? फिर अपन ने लीज फाइनेंसिंग पढ़ा था, देन फैक्टरिंग पढ़ा था. तो ये 4-5 अपन ने खुद पढ़े थे, ठीक है? सोर्सेज पढ़े थे. ये सारे क्या है बॉस? सोर्सेज है जिसके थ्रू आप जो है वो मनी रेज कर सकते हो एक बिजनेस के लिए, राइट गाइस? चलो, नेक्स्ट इज, देखो, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है? पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? जब कोई बिजनेस, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से पैसा रेज करती है कि पब्लिक 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 मेरे को पैसा दे दो, पब्लिक 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 मेरे को पैसा दे दो, ठीक है, मेरे को बिजनेस रन करना है, मेरे को आप लोन दे दो, मेरे को पैसा दे दो, ठीक है बॉस? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है? देखो एनसीईआरटी से पढ़ रहे, प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू ऑल की अपने साथ
एनसीईआरटी की बुक रखना, या अगर आपके कोई नोट्स होंगे, ठीक है, जो आपने खुद बनाए होंगे या स्कूल में कोई नोट्स आपको लिखवाए होंगे तो वो सामने रखिएगा। एनसीईआरटी बुक रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अपन डायरेक्टली उसी से पढ़ रहे हैं, राइट गाइस। एंड पेन पेंसिल होना चाहिए फॉर मार्किंग द, फॉर अंडरलाइनिंग, फॉर हाईलाइटिंग, ठीक है। चलो, the deposits that are raised by the organizations directly from the public is known as public deposits, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर डायरेक्टली अगर रेज करती है फाइनेंस, अगर रेज करती है डिपॉजिट, अगर रेज करती है किससे, पब्लिक से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पब्लिक डिपॉजिट्स को क्या बोलेंगे अपन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट offered on public deposits are usually higher than that offered on bank deposits. मान के चलो एग्जांपल ले लो, अगर बैंक में आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऑफर हो रहा है तो यहाँ पे आपको कितना होगा, उससे ज्यादा ही होगा, 5% से ज्यादा ही होगा, राइट। हो सकता है 5.5 हो, 6 हो, 6.5, 8, 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन बैंक डिपॉजिट सबको जो है वो हायर होगा, ठीक है। वापस से पढ़ लेते एक बार। Rate of interest offered on public deposits are usually higher than that of offered on bank deposits, ठीक है, कर लिया। चलो नेक्स्ट इज, any person who is interested in depositing the money in an organization can do so by filling up the prescribed form. देखो यार, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो अगर एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है and in that particular company I want to deposit my amount, I want to finance that company, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे ही कर लूंगी कि ठीक है, मैंने उसके मैनेजर को कॉल किया कि हेलो मैनेजर साहब मेरे को फाइनेंस करना है, तो फिर कल नेक्स्ट डे अगले मॉर्निंग मैं जाकर फाइनेंस कर दूंगी, नो बॉस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा, एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन who is interested in depositing the money in an organization, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिपॉजिट करना चाहते हो आप पैसा, तो आपको कैसे करना पड़ेगा बॉस, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिल करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा, फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, ठीक है, उसका फिल कर दो, उसका फिल कर दो, देन आप जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो अपना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the organization in return issues a deposit receipts as acknowledgement of the debt. क्या करेगा सर, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, फटाफट बता। यस गाइस, आपने एकदम परफेक्ट बताया, एकदम सही बताया। देखो मैंने वो फॉर्म को तो प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल कर दिया, ठीक है, मैंने प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल कर दिया। अब क्या होगा कि डायरेक्टली मेरे को मतलब मैं पैसे दे दूंगी, नहीं, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बदले में वो उस मतलब वो जो फॉर्म होगा ना, उसके बदले में मेरे को क्या देगा बॉस, उसके बदले में मेरे को इशू करेगा एक डिपॉजिट रिसीट्स। क्या इशू करेगा बॉस, डिपॉजिट रिसीट्स जो है बॉस वो मेरे को इशू करेगा एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि हाँ, ये इंसान ने, ये पर्टिकुलर पर्सन ने जो है मेरे को, मतलब हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मनी मतलब अपना पैसा जो है वो मेरे को डिपॉजिट, एज ए डिपॉजिट दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को जो है वो उन्होंने फंड्स को रेज करके दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पर्सन ने एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट मतलब ये कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी हो गया ना, ये कंपनी के लिए डेट बन गया, लाइबिलिटी बन गया। क्यों कंपनी को फ्यूचर में वापस से रीपे करना पड़ेगा, कंपनी को फ्यूचर में वापस से उस पर्टिकुलर पर्सन को वापस से पैसा जाके चुका के देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट्स can take care of both medium and short term financial requirements of a business, ठीक है। मतलब इसमें क्या कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सर, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दोनों के दोनों जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अपन ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, डिस्कस किया था कि अपने जो होते हैं वो 3 टाइप के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। मीडियम, पहले तो आपका आएगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड फिर थर्ड विल बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। अगर सेकंड अपन बात करें सर मीडियम टर्म की, ठीक है, मीडियम टर्म की बात करें तो 1 साल से लेकर के 5 साल तक, और अगर बियॉन्ड 5 इयर्स हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया, तो वो अपना हो जाएगा बॉस लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो डिपॉजिट्स अपन ने दिया हुआ है तो ये डिपॉजिटर के लिए भी, ठीक है, मेरे लिए भी जो है वो एडवांटेजियस होगा, बेनिफिशियल होगा,
along with me वो कंपनी के लिए भी होगा. कंपनी के लिए तो आपको पता है, और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए क्यों होगा, क्योंकि उसको फंड्स मिल गया अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है. एंड मेरे लिए क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है, ठीक है, हायर होता है एज कम्पेयर टू द बैंक डिपॉजिट्स, एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट्स. विद रीजन अपन यहाँ से कंप्लीट कर चुका है बॉस, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज while the depositor gets higher interest rate than offered by the banks. ठीक है, बैंक में एग्जांपल मान लो मेरे को 5% मिल रहा है, तो यहाँ पे मान के चलो एग्जांपल मेरे को 6%, 6.5% मिलेगा, तो ज्यादा ही हुआ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही हो गया बैंक से, राइट. तो while the depositor gets the higher rate of interest than that offered by the bank, the cost of deposits to the company is less than the cost of borrowings from the bank. पहले डिस्कस कर लिया अपन ने. नेक्स्ट इज companies generally invite public deposits for a period up to 3 years. up to 3 years मतलब मिड टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा ना, क्योंकि 1 ईयर से 3 साल तक, सॉरी 1 ईयर से 5 साल तक होते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कितना हुआ है, 3 years, राइट. तो ये अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है. नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. तो रेगुलेट कौन करता है बॉस, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स का ये रेगुलेट कौन करता है, इसका रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. ओके बॉस, यस. सो अपन ने ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है बॉस, ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मेरिट्स, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट गाइस. चलो फटाफट. The procedure of obtaining deposits is simple and does not contain restrictive conditions as are generally there in a loan agreement. देखो यार, अगर आप जो है अगर लोन के थ्रू अगर पैसा रेस करते हो, लोन के थ्रू मतलब बैंक के पास जाके, ठीक है, बैंक के पास जाकर पैसा रेस करते हो थ्रू लोन, तो यार आपको बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज और बहुत सारे पेपर वर्क हर एक चीज करना पड़ेगा. लेकिन इतना झंझट, इतना कुछ जो डिफिकल्टीज है, ठीक है, इतना कुछ जो कंडीशंस कैसे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ भी नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा इन केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एज कम्पेयर टू बैंक्स. यहाँ पे आपको इजी वे में जो है वो मिल सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, cost of public deposits is generally lower than cost of borrowings from the bank. obviously बात है, मैंने ऊपर ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है ना. क्या पढ़ा था कि अगर आपको अगर पब्लिक डिपॉजिट्स रेज करना है तो उसकी कॉस्ट कम होगी, किससे, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक. अगर आप बैंक के पास बोरो करने जाते, फटाफट सुनो, ठीक है, अगर आप बैंक से अगर बोरो करने जाते तो यार आपको जितना अमाउंट लगता है उससे तो कम ही कॉस्ट आएगा, ठीक है. तो ये आपके लिए बेटर है ना बॉस. चलो, पब्लिक डिपॉजिट्स डू नॉट जनरली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, चार्ज का मतलब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था. चार्ज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, ठीक है, कोई भी सामान को गिरवी रखना बैंक के पास. देखो इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं. एग्जांपल ले लो, अगर आपको 20 लाख रुपए का लोन लेने जाना है बैंक से, राइट. अगर आपको लोन लेने जाना है बैंक से 20 लाख का, ठीक है. आप बैंक के पास गए, बैंक मेरे को 20 लाख का लोन लेना, तो क्या बैंक सीधा दे देगा, हाँ बेटा आप आए हो, चलो ले लो 20 लाख रुपए ले लो, ओके बाय, आराम से दे देना, ऐसा होगा? नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. क्या होगा, बल्कि क्या होगा, बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है, हम तो आपको 20 लाख का लोन दे देंगे, हम तो आपको यार 20 लाख रुपए का लोन दे देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, कुछ तो अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है, कुछ तो अपने जो एसेट्स है वो हमारे पास गिरवी रखो एज अ सिक्योरिटी, कुछ तो अपने एसेट्स जो है एज अ सिक्योरिटी हमारे पास गिरवी रखो, ठीक है, ताकि कल जाके इन केस वैसे तो होने नहीं देंगे हम, लेकिन इन केस अगर आप भाग गए हमारे पैसे लेके, तो या आपने डिफॉल्ट कर दिया हमारे पैसे देने में, तो फिर हम क्या करेंगे, जो आपने एसेट हमारे पास गिरवी रखी है ना, वो एसेट को हम जो है बाहर किसी थर्ड पर्सन का, किसी दूसरे लोगों को हम सेल कर देंगे, और वो सेल करने से हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे 20 लाख रुपए. ठीक है, समझा कि नहीं? ओके. तो चार्ज जो है इसमें क्रिएट नहीं होता है, मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स के टाइम आपको जो है आपकी कोई भी सिक्योरिटी, मतलब कोई भी एसेट जो है जो सिक्योरिटी आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है. लेकिन अगर बैंक के पास जाते हो तो यूजुअली आपको जो है वो आपको रखना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कल जाके अगर आप डिफॉल्ट अगर कर देते हो इन केस, तो फिर बैंक जो है वो आपके जो एसेट्स है उसको सेल कर देंगे मार्केट में, और उससे अपना पैसा रिकवर कर देंगे, ठीक है बॉस. चलो, the assets can be used as security for raising loans from other sources. ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट, एज द डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहता है, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना बॉस, हाईलाइट कर देना, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड, मतलब कंपनी को आपने मेरे से, ठीक है, जैसे मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, आई मीन पब्लिक डिपॉजिट्स दिया, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू उनको चाहे वो फाइनेंस कर दिया, ठीक है, अब क्या मेरे पास वोटिंग राइट्स है? नहीं है बॉस, मेरे पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। मेरे पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो क्या मैं ओनर बनूंगी? नहीं बनूंगी, ऑब्वियसली बात है, ओनर तो नहीं बनूंगी। ओनर नहीं बनूंगी तो बॉस मेरे पास कंट्रोल कहाँ से आएगा? मेरे पास कंट्रोल ही नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो जो डिपॉजिटर्स होते मतलब मैं, ठीक है, मैंने कंपनी को दिया, ठीक है, जो डिपॉजिट्स करते हैं मतलब जो कंपनी को पैसा देंगे थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कंपनी को पैसा देंगे थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यार देखो, अगर डिपॉजिटर्स जो है उनके पास वोटिंग राइट्स, मेरे पास वोटिंग राइट्स तो कुछ है नहीं, क्या मेरे पास वोटिंग राइट्स है? नो बॉस, मेरे पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या कंट्रोल मेरे को मिलेगा क्या कंपनी का? नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो यार अपने इतने कम टाइम में इंट्रो पार्ट भी पढ़ लिया एंड उसके साथ साथ अपन ने मेरिट्स भी पढ़ लिया पब्लिक डिपॉजिट्स का। नेक्स्ट अपन आते हैं यार लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हो जाएंगे यार आपकी पब्लिक डिपॉजिट्स के, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स के लिमिटेशंस क्या क्या हो जाएंगे? The major limitations of public deposits are as follows. New companies generally find it difficult to raise funds through public deposits, right? Obviously बात है, क्योंकि वो जो न्यू कंपनी है उनका कोई भी गुडविल का मतलब क्या होता है यार? गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन, ठीक है। आपकी कंपनी मतलब आपकी कंपनी जो उसका रेप्यूटेशन कैसा है मार्केट में, राइट, उसका रेप्यूटेशन कैसा है मार्केट में, ताकि वो रेप्यूटेशन के बेसिस में, वो ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस में कोई आउटसाइडर जो है, कोई थर्ड पर्सन जो है, बाहर वाला कोई इंसान जो है, वो आपकी कंपनी को फंड्स को रेस करके दे सके थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या? न्यू कंपनीज में जनरली है नहीं, ठीक है, न्यू कंपनीज को थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट to raise the funds through public deposits. पक्का गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज it is an unreliable source of finance as public may not respond when the company needs money. obviously बात है, अगर मेरे को आज पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो अगर मैं सबके पास जाऊंगी तो क्या सब लोग मेरे को दे पाएंगे? बट ऑब्वियसली नो, क्या बोला है, ये एक अनरिलायबल सोर्स होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना यार, ये एक अनरिलायबल सोर्स होता है, ठीक है। एज द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। मेरे को आज पैसा चाहिए, हो सकता है मेरे को आज ही पैसा ना मिले थ्रू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक बोले कि यार हमारे पास इतने सारे कुछ 1-2 लाख रुपए तो है नहीं, फ्री में आते नहीं है पैसे कि हम आपको आज कैसे देंगे, आज आपने हमें फोन करके बोला और हमने दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं बस, हमें कुछ टाइम दो, 1 महीना दो महीना दो, 20-25 दिन, 15-20 दिन, मतलब कुछ टाइम दो, आज क्या यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है ये अनरिलायबल सोर्स हो जाता है, ठीक है ना, फाइनेंस करने का। नेक्स्ट इज collection of public deposits may prove difficult. देखो, collection of public deposits may prove difficult, particularly when the size of deposits required is large. Obviously बात है, कंपनी बोले कि यार मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो ठीक है, 1 लाख रुपए हम कुछ मैं मेरे कुछ और फिर फ्रेंड्स लोग, ठीक है, या आप सब मिलके जो है वो पर्टिकुलर कंपनी को दे सकते हैं, ठीक है, वो 1 लाख रुपए की बात है, हो जाएगा कुछ नंबर अगर करे तो, ठीक है, कुछ ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल अगर पब्लिक डिपॉजिट्स फंड्स करें, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 लाख के बदले 1 करोड़ हो तो भाई पॉसिबल नहीं है ना। 1 करोड़ कहाँ, 1 लाख कहाँ, 1 लाख कहाँ, 1 करोड़ कहाँ, पॉसिबल नहीं है बॉस, इतना ज्यादा अमाउंट है, पॉसिबल नहीं होगा बॉस। इसीलिए क्या बोला कि ये डिफिकल्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड इज लार्ज। हमारे केस में कितना था? 1 लाख नहीं था, 1 करोड़ था, 1 करोड़ था, 1 करोड़, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपको क्लियर है पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। एक बार फटाफट एक रीकैप कर देते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट्स अगर आप रेज कर रहे हो, डिपॉजिट्स अगर आप रेज कर रहे हो बाय द ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिट अगर रेज हुआ बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किससे? पब्लिक से। किससे? पब्लिक से, ठीक है। और इसमें जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यूजुअली हायर होता है एज कम्पेयर टू बैंक रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद यार आपको जब आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है, बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपको क्या मिलेगा? आगे, हाँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, राइट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट मिलेगा आपको, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिटर्स जो होते हैं, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं मेरे लिए भी, मतलब
जो डिपॉजिट करते हैं उसके लिए भी, एंड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, 3 इयर्स तक होता है। रेगुलेट कौन करता है आपका, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे यार मेरिट्स के क्या पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने। प्रोसीजर जो होता है ऑब्टेनिंग डिपॉजिट जो होता है वो कुछ सिंपल होता है, इजी होता है एज कम्पेयर टू द वो जो बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाते हो उसके कंपेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो होता है यार वो लोअर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द बोरिंग्स ऑफ द मतलब बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक, ठीक है। फिर यार उसके बाद अपन ने देखा था कि आपको कोई भी चार्ज क्रिएट करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बॉस। और फिर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके पास वोटिंग पावर नहीं होते, वोटिंग राइट्स नहीं होता है, तो जो होता है वो कंट्रोल जो होता है कंपनी का डाइल्यूट नहीं होता, ठीक है, कंपनी का डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है, नॉट डाइल्यूटेड, ओके। फिर लिमिटेशंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, लिमिटेशंस में अपन ने यही पढ़ा था बॉस कि जो न्यू कंपनीज होती है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फंड्स को रेज करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड रेपुटेशन। फिर ये जो होता है वो अनरिलायबल सोर्स होता है यार, क्योंकि जिस टाइम कंपनी को आज के आज चाहिए तो हो सकता है लोग आज के आज ना दे, हो सकता है 1 महीने बाद मिलकर 1 महीने बाद मिल के मिल्क भी जाएगा, तो मेरे को क्या मतलब, मेरे को आज के चाहिए ना बॉस, आज चाहिए मेरे को, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स होता है वो प्रूफ होता है डिफिकल्ट, अगर डिपॉजिट्स का अमाउंट जो है वो बड़ा अमाउंट हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट हो, ठीक है। अपने केस में कितना था, 1 करोड़ था, 1 लाख नहीं था, 1 करोड़ था, ठीक है। 1 लाख होता तो इट वुड बी इजी, ठीक है, 1 करोड़ है तो डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कमर्शियल पेपर। आप लोग फटाफट एक बार क्विक रिकैप कर लो पब्लिक डिपॉजिट्स का, एंड कोई भी डाउट है तो ड्रॉप कर देना, ठीक है। मेरी मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एंड या तो फिर आप जो है अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर सकते हैं यार कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर देना। चलो 10 सेकेंड्स में आप एक बार क्विक गो थ्रू कर लो फटाफट पब्लिक डिपॉजिट टॉपिक। यस गाइस, तो चलो यार अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर, देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है ना, कमर्शियल पेपर एक जो होता है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब मनी मार्केट क्या होता है हमने तो कभी सुना नहीं है, ये सुना भी होगा तो हमें इतना ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है। देखो यार मनी मार्केट क्या होता है, ये जो है आप डिटेल में 12th क्लास में यू विल गोइंग टू स्टडी, ठीक है। आप 12th क्लास में स्टडी करोगे यार कि मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ऑल ओवर होता क्या है। बट अगर मैं आपको जनरल में बताऊं यार, ओवरव्यू दे दूं, तो देखो सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में जो है अपने 2 मार्केट्स होते हैं, ठीक है। एक आपका होगा मनी मार्केट, एक होगा आपका कैपिटल मार्केट, ठीक है। एक होगा आपका मनी मार्केट, एक होगा आपका कैपिटल मार्केट। अब देखो यार मनी मार्केट में क्या होता है ना, यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एक उसमें से इंस्ट्रूमेंट आपका आ जाएगा कमर्शियल पेपर, एक उसमें से आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा कमर्शियल पेपर, ठीक है गाइस। नाउ कमर्शियल पेपर, ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और ये एक अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है, इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। और ये कौन से फॉर्म में इशू करोगे बॉस आप, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में, ठीक है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में जो है आप इशू करोगे, ठीक है। Now, it was introduced in India in the year 1990 for enabling Q issue किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था मतलब इंडिया में, ठीक है, for enabling highly rated corporate borrowers to diversify, देखो borrowers मतलब जो पैसा जिसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, to diversify the sources of short term borrowings, ठीक है। देखो और अपन ने ना शॉर्ट टर्म के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग किसके अपन ने बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक जो हो जाएगा आपका कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो यार कमर्शियल पेपर वो लोग, ये लाइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास, ठीक है, कमर्शियल पेपर के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है जिसके थ्रू आप जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो बोरो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स, ऑब्वियस बात है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि वो उसके थ्रू तो आप कर सकते हो, वो सारे सोर्सेस के थ्रू तो आप कर सकते हो, लेकिन आप जो है कमर्शियल पेपर के थ्रू भी आप कर सकते हो, कमर्शियल पेपर के थ्रू भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1990 फॉर एनेबलिंग द हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉरोवर्स, मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, वो बहुत बड़े हैं, जैसे रिलायंस हो गया, RIL, ठीक है, टाटा हो गया, ये सारे, ठीक है, highly rated corporate borrowers to diversify their source of short-term borrowings and to provide an additional instruments to the investors
ठीक है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनके पास भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा। जैसे शेयर्स कंपनी इशू करती है तो हमें क्या मिलता है, शेयर्स। हमें क्या मिलता है, कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, हम उससे ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के। तो कंपनी को उससे क्या मिलेगा, शेयर्स के बदले में कंपनी को क्या मिला, हमसे पैसा मिला ना, पैसा मिला। ठीक है, वैसे ही इधर भी है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से बॉस, पहले हो जाएगा आपका प्राइमरी डीलर्स एंड सेकंड हो जाएगा आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस were also permitted to issue commercial paper, were also issued to also permitted to issue the commercial paper। ठीक है, मतलब उनको भी अलाउ कर दिया, उनको परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया बॉस। कौन दो बॉस, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई आप दोनों में जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, रेज कर सकते हो, मतलब इशू कर सकते हो कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लेना, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो है ये अंडरलाइन कर लेना बॉस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। were also permitted to issue commercial paper to enable them to meet their short term funding requirements। ठीक है, फॉर देयर ऑपरेशंस, बिजनेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म का अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा फंडिंग करने का, तो उसके थ्रू जो है वो लोग ये कमर्शियल पेपर इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं। राइट गाइस, नाउ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये अंडरलाइन कर लेना बॉस, ये बहुत ज्यादा, जस्ट अ सेकंड, यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, ठीक है, एनआरआईज एंड एफसीसीआईज एक्सेट्रा कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर। फटाफट बताओ कौन, अच्छा परमिट वाला तो कौन कौन, मतलब किसको अलाउ था, परमिट किसको था, अपन ने ऊपर पढ़ा था, प्राइमरी डीलर्स को एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। राइट गाइस, अच्छा नीचे अपन ने क्या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। इंडिविजुअल्स हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गई, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज हो गई, चाहे वो रजिस्टर्ड है या तो इनकॉर्पोरेटेड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है या तो इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ पे, इंडिया में कि बाहर में, बाहर में कि इंडिया में, ऑब्वियसली यार इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, ठीक है, एनआरआईज, ठीक है, एनआरआईज एंड एफआईआई, ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, आप बस नाम से करो। ठीक है, FIIs, that is foreign institutional investors can invest in commercial paper, आपको ना एक केस स्टडी में आ सकता है। ठीक है, इसके ये वाले जो कमर्शियल पेपर वाला जो टॉपिक है आपका, इसको एक केस स्टडी के बेस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है XYZ INC, ठीक है, एंड वो कंपनी जो है उसको 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब रेपुटेशन है, गुडविल है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा बड़ा टर्नओवर है, नेटवर्थ है कंपनी का। तो कैन दैट पर्टिकुलर कंपनी इशू कमर्शियल पेपर? क्या वो कंपनी इशू है, मतलब परमिटेड है इशू करने कमर्शियल पेपर? फटाफट आंसर दो यार कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर इज नो। क्यों? XYZ INC। देखो इंडिया में अगर होता है ना, इंडिया में अपन क्या लिखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के बाद में आ जाता है। ठीक है, INC जो अब्रॉड में बेस्ड है, स्पेशली अमेरिका एंड ऑल, ठीक है, जो अब्रॉड में हुई है, अब्रॉड में इनकॉर्पोरेटेड, और यहाँ पे क्या दिया है, कंपनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, अदर देन बॉडी बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो भाई रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बोला है, अपने एग्जांपल में क्या था, अब्रॉड की कंपनी थी ना, तो नहीं कर सकती। राइट, नेक्स्ट, CPE can be issued for maturities between a minimum of 7 days to maximum of up to 1 year। ठीक है, 7 दिन से लेकर के, मतलब 1 वीक से 1 ईयर, ऐसा आप शॉर्ट बाजू में ऐसा लिख लेना। ठीक है बॉस, 1 वीक से 1 ईयर, 7 डेज से 1 ईयर, 7 डेज से 1 ईयर तक इशू हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज इन डिनोमिनेशंस of 5 lakhs or multiples, 5 lakhs or multiples thereof, 5 लाख या उससे उसके मल्टीपल्स में। ठीक है, however the maturity date of CP should not go beyond the date up to which the credit rating of the issuer is valid। जब तक क्रेडिट रेटिंग, जब इशुअर की जो क्रेडिट रेटिंग है जब तक वो वैलिड है तब तक, उससे बियॉन्ड जो है मेच्योरिटी CP की नहीं जानी चाहिए। क्या बोला इसमें, however the maturity date of commercial paper
should not go beyond the date to which the credit ratings of the issuer is valid. Yes guys, चलो फटाफट नेक्स्ट अपन आ जाते हैं मेरिट्स में. Merits of the commercial paper, right? चलो फटाफट. A commercial paper is sold on an unsecured basis and does not contain any restrictive conditions. इसमें कोई भी restrictive conditions जो है इसमें आप नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है. इसमें कोई भी restrictive conditions नहीं है क्योंकि ये सोल्ड होता है. क्यों, कैसे सोल्ड होता है? सोल्ड ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस. ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना बॉस, ठीक है. सोल्ड ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस होता है, इसीलिए इसमें जो है रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इसमें कंटेन नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज ये गाइस, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है. ये जो होते हैं बॉस, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते, ठीक है. फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसकी हाई लिक्विडिटी होती है. हाई लिक्विडिटी मतलब ये तुरंत ही इन कैश, ठीक है, पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेस. ऑब्वियस बात है, अदर सोर्सेस की कंपेयर में, अदर जो शॉर्ट टर्म के सोर्सेस है उसके कंपेयर में जो है वो इसमें ज्यादा फंड्स जो है आप मतलब इशू मतलब रेज कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज जनरली द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर टू इशूइंग फर्म इज लोअर देन दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स. ऑब्वियस बात है, अगर जो कंपनी है, ठीक है, जो फर्म, अगर आप जो इशूइंग जो फर्म है, ठीक है, जो फर्म इशू कर रही है और उसके बदले में वो पब्लिक से, अपन लोग से जो वो पैसा लेगी, ठीक है, अपन लोग से पैसा लेगी, तो अपन को क्या इशू करेगी? कमर्शियल पेपर, ठीक है. तो उनको क्या होगा? उनको लोअर कॉस्ट में पड़ेगा. किसके कंपेयर में? अगर वो लोग बैंक में जाते लोन लेते उसके कंपेयर में उनको कमर्शियल पेपर इशू करने में लो कॉस्ट में पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज A commercial paper provides a continuous source of funds in India. ये क्या प्रोवाइड करता है? Continuous source of funds in India. ये अंडरलाइन कर लेना, ये कीवर्ड है, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट इज this is because their maturity can be tailored to suit the requirements of the issuing fund. obviously बात है, मैच्योरिटी का अपन ऊपर में पढ़ा था, ठीक है. नेक्स्ट इज further the maturity of commercial paper can be repaid by selling न्यू कमर्शियल पेपर. obviously बात है, न्यू कमर्शियल पेपर भी आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, companies can park their excess funds in commercial paper thereby earning some good return on the same, ठीक है. कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास अगर एक्सेस पैसा है, ठीक है, कंपनी के पास अगर एक्सेस पैसा है, एक्सेस फंड्स है, ठीक है, इन कमर्शियल पेपर, ठीक है. देखो क्या लिखा है, कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड्स इन कमर्शियल पेपर. कंपनी के पास कुछ मतलब एक्सेस पैसा है, एक्सेस फंड्स है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा फंड्स है, तो वो क्या करेगी? वो किसमें लगाएगी बॉस? कमर्शियल पेपर, उसके कमर्शियल पेपर में, ठीक है. देयर बाय अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम. ऑब्वियस बात है, उनको उसको इशू करके ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पक्की बात. चलो नेक्स्ट, लिमिटेशंस. यस, only financially sound and highly rated firms can raise the money through commercial paper. obviously बात है जो न्यू फर्म्स है उनका कोई मार्केट में इतना ज्यादा अभी कुछ खास रेप्यूटेशन, कुछ खास गुडविल तो है नहीं, ठीक है. और वो गुडविल के बेसिस में ही जो है यूजुअली अपन को जो उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर जो है वो कंपनी के ऊपर, ठीक है, या फर्म्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट बैठता है, ठीक है, ठीक है. अभी ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे कुछ होगा, राइट गाइस. तो फाइनेंशियली साउंड, ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड, ठीक है. फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फर्म, ठीक है ना, जो पैसा रीपे कर देती है, ठीक है, जो डेट्स मतलब बैड डेट्स नहीं करने देती, राइट गाइस. मतलब अगर उसने किसी से लोन लिया हुआ है, कोई बैंक से या किसी से अगर लोन लिया हुआ है, तो वो तुरंत पे भी कर देती है. ऐसा नहीं है कि यार वो लेके भाग गई, ठीक है, पैसा लेके भाग गई, विजय माल्या टाइप्स नहीं, सॉरी, ठीक है. तो only financially sound and highly rated firms can raise money through commercial papers. New and moderately rated firms are not in a position to raise funds by this method. New कोई फर्म्स अगर है जो अभी कुछ टाइम ही हुआ है या जिसको कोई फर्म को, वो लोग जो है ये पोजीशन में नहीं है आज की डेट में यार, वो लोग जो है कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर सके, कमर्शियल पेपर इशू कर सके, ठीक है. हाँ, कुछ साल बाद उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उनका भी अच्छा गुडविल हो जाएगा मार्केट में, तो देन दे कैन, राइट. नेक्स्ट, द साइज ऑफ द मनी दैट कैन बी रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड. ऑब्वियसली बात है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ है नहीं, ठीक है. टू द एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल
with the supplier of the funds at a particular time. क्या बोला, फटाफट वापस से पढ़ते हैं, चलो. The size of the money that can be raised through commercial paper. ठीक है, कमर्शियल पेपर के थ्रू आप लिमिटेड फंड्स ही रेज कर सकते हो. कौन से एक्सटेंट तक? टू द एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल टू द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. समझा कि नहीं? लिमिटेड ही आप यूज, मतलब लिमिटेड ही जो है वो आप पैसा रेज कर सकते हो कमर्शियल पेपर के थ्रू. ठीक है ना, लिमिटेड ही आप जो है वो रेज कर सकते हो कमर्शियल पेपर के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज थर्ड. लास्ट इज कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. ये कीवर्ड है बॉस, ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये आपको लिख के ही आना है एग्जाम में, आंसर में ये लिख के ही आना है. ठीक है, इम्पर्सनल मेथड होता है ऑफ फाइनेंसिंग का, इम्पर्सनल मेथड होता है बॉस ये फाइनेंसिंग का. ठीक है, as such if the firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulties, extending the maturity is not possible. वो आप extend नहीं कर सकते. आपको जो टाइम पीरियड आपने दिया हुआ है 2 साल, मतलब 2 साल, उसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा. आपको रिडीम करना पड़ेगा. रिडीम मतलब वो आपको पैसा वापस से देना पड़ेगा, वापस आपको पैसा देना पड़ेगा, वापस आपको पैसा देना पड़ेगा. ठीक है ना, वापस आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा पब्लिक को जिससे आपने लिया हुआ है. ठीक है ना, और विद इन द टाइम फ्रेम. ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा अगर आप नहीं कर पाए. ठीक है, देखो, as such a firm is not in position to redeem its paper due to financial difficulties. फर्म गरीब हो गई, वो रीपे नहीं कर पा रही है अपन लोगों को. ठीक है, एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है. तो इस केस में आप मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते. आपको ऑन टाइम बिफोर टाइम ही जो है वो देना पड़ेगा, ऑन और बिफोर ही देना पड़ेगा. ठीक है, आई होप गाइस ये अपन को 2 टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए. राइट, आपको ये 2 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं. अभी तक अपने पब्लिक डिपॉजिट्स पढ़ा एंड कमर्शियल पेपर पढ़ा. ठीक है, ये दोनों में कोई में भी डाउट हो आपको, यू आर फ्री. ठीक है, आप फ्री है टू ड्रॉप योर doubts and your queries in the mail ID given below or in the comment section. Right, next is issue of shares. Yes, issue of shares, today's class का third topic. चलो, issue of shares. ठीक है, the capital obtained by issue of shares is known as share capital. अच्छा, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं. ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है बॉस? इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ही है. ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स ही है, मतलब ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है जिसके थ्रू जो कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसा रेज कर सकती है पब्लिक से. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, जो कंपनी होती है, ठीक है, ध्यान से समझना बॉस. ठीक है, जो कंपनी होती है वो क्या करेगा, वो जो है आपको शेयर्स इशू करेगा. ठीक है, कंपनी क्या इशू करेगा, पब्लिक को क्या इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा. ठीक है, देखो, कंपनी ने क्या इशू किया, आपको, आप मतलब पब्लिक को, जनरल पब्लिक को क्या इशू किया, शेयर्स इशू किया. शेयर्स इशू करने से बदले में आप उस कंपनी को क्या दोगे, कंपनी को बदले में आपसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. राइट, अच्छा देखो, अगर आप शेयर्स इशू करती है कंपनी, ठीक है, शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो इसमें भी जो होता है वो एक तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एक तो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है. ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कंपनी इशू कर रही है इन द मार्केट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट, आईपीओ. एंड अगर कुछ कंसेक्यूटिव टाइम अगर कंपनी कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ठीक है, ओके. नाउ देखो, शेयर्स अगर पब्लिक इशू कर रही है, ठीक है, शेयर्स पब्लिक को इशू अगर कंपनी कर रही है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको एक शेयर मिलेगा. शेयर है, मान लो कि एक शेयर, ठीक है, शेयर हो गया. फिर इसमें क्या होगा ना बॉस, आपको शेयर तो मिल गया, अब इसके थ्रू आप क्या हो जाओगे, कंपनी के ओनर बन जाओगे. राइट, आप कंपनी के क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे. आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी. ठीक है, तो आप ओनर तो बन गए. अच्छा, अब शेयर्स में भी एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है. ठीक है, एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है. इसका मतलब क्या होता है, ऐसा शेयर कैपिटल का अमाउंट जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में ही जो है वो लिख दिया होता है. ठीक है, अपने एमओए में जो वो लिख दिया होता है. ठीक है, और उसके बियॉन्ड कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. उस पर्टिकुलर अमाउंट के बियॉन्ड, एक्सेस में कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. कंपनी चाहती है अगर करना तो वो कर भी लगती है, लेकिन प्रोवाइडेड उसको अपना एमओए जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ऑल्टर करना पड़ेगा, बिना ऑल्टरेशन के नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, ये तो अपना हो गया द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब
एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट जो आपका एमओए जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होता है, उसके बियॉन्ड जब वो कंपनी नहीं कर सकती, करना है तो फिर एमओए को ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो, ठीक है, ऑल्टर कर दो, ऑल्टरेशन कर दो, ठीक है। अब इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इशूड कैपिटल मतलब कितने हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं। देखो अगर 50 लाख है, ठीक है, इस वैसे तो ज्यादा ही होता है अमाउंट, ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल अपना 50 लाख है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ योर कन्वीनियंस, ठीक है, 50 लाख है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज के आज ही पूरे के पूरे 50 लाख का जो है मैंने इशू कर दिया शेयर्स, ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। मेरे को आज 20 लाख तक का ही जरूरत है तो मैं 20 लाख का इशू करूंगी पब्लिक को मार्केट में, ठीक है। और बियॉन्ड 20 लाख, ठीक है, बियॉन्ड 20 लाख जो है मतलब 20 लाख तक का तो मैंने इशू कर दिया, फिर नेक्स्ट 30 लाख जो है, रिमेनिंग 30 लाख जो है वो कंपनी अपने पास रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ इमरजेंसी है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई नीड आए इशू करने का, तो वो 30 लाख में से धीरे धीरे कर देगी, ठीक है। तो इशूड कैपिटल क्या होगा? कितने अमाउंट का, कितने शेयर कैपिटल अपने पब्लिक को इशू किया है, कितने अमाउंट के शेयर पब्लिक को इशू किए। अपने एग्जांपल में, अपने केस में क्या हो जाएगा अभी? 20 लाख, क्या हो जाएगा? 20 लाख। 50 लाख वाज आवर ऑथराइज्ड कैपिटल, 20 लाख क्या हो जाएगा अपना इशूड कैपिटल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अपन एक टर्म देखते हैं यार, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या देखते हैं अपन? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ है, राइट गाइस। अब हो सकते हैं यार कि मैंने जैसे 20 लाख तक का तो दे दिया, ठीक है, हो सकता है कि पब्लिक जो है सिर्फ 18 लाख के लिए इंटरेस्टेड है। पब्लिक ने मतलब पब्लिक से जो इश्यूज आए हैं, ठीक है, जो मेरे पास शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन आए हुए वो सिर्फ और सिर्फ 18 लाख शेयर्स के लिए आए हुए, राइट। तो यार देखो इसका अपन ने बहुत सारा मतलब देख लिया, ठीक है। अपन ने पहला देखा ऑथराइज्ड कैपिटल, अपन ने सेकंड देखा यार सेकंड देखा था अपने इशूड कैपिटल, थर्ड देखा था सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल, ऐसा अमाउंट जिसके लिए जो पब्लिक है, ठीक है, जो पब्लिक है वो मतलब जो सब्सक्राइब करती है, ठीक है, कितने अमाउंट के लिए, कितने पब्लिक ने आपके लिए वो सब्सक्राइब किया हुआ है आपके शेयर्स के लिए, कितने पब्लिक इंटरेस्टेड है, ठीक है बॉस। तो ये अपन ने कुछ टर्म्स देखे थे, ठीक है। रिमेनिंग जो है डिटेल में यू विल स्टडी इन योर क्लास 12 अकाउंट्स में आपका आएगा शेयर्स एंड शेयर कैपिटल का, डिबेंचर्स का, प्रेफरेंस का, सारे चैप्टर सब क्या आएंगे अकाउंट्स में 12th में, तो आप तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए बस आपको समझाया हुआ है, राइट। चलो, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू small unit that is called as shares, small units that is called as shares, small units that is called as shares, okay। Next, each share has its nominal value, nominal value या authorized value बोल लो, authorized value, nominal value, registered value सब सेम है, सब सिनोनिमस है, ठीक है। For example, a company can issue 1 lakh shares of rupees 10 each for a total value of 10 lakh, 1 lakh into 10 lakh, ठीक है। तो ये इसका हो गया, कितना हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, अपने किसमें कितना था अपना 50 लाख का, ठीक है। यहाँ कितना है 10 लाख। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर जो पर्सन मतलब आपने अगर कंपनी के शेयर इशू किए तो आप क्या माने जाओगे? कंपनी के कहला जाओगे शेयर होल्डर। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप ओनर भी माने जा सकते हो कंपनी के, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, नॉर्मली इशूड बाय द कंपनी, दीज आर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखो दो टाइप होते हैं शेयर्स के, ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द मनी raised by the issue of equity shares is called as equity share capital, and the money जो आप रेज करते हो, आप मतलब कंपनी के जो कंपनी जो रेज करती है, ठीक है, by the issue of preference shares is called as preference share capital, is called as preference share capital. Are you guys clear? Are you guys clear? रेडी है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आप लोग मेरे साथ हो? यस yes. चलो एक एक करके अपन पढ़ते हैं, इसको डील करते हैं। इक्विटी शेयर्स, राइट राइट गाइस। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली बात है, यस। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप, ठीक है। इक्विटी शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करता है बॉस? इक्विटी शेयर जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एंड दस द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ दीस शेयर्स इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड, ऑब्वियसली बात है, ओनर माने जाओगे आप, ओनर माने जाओगे, आपका पैसा लगा हुआ है,
ओनरशिप फंड या ओनरशिप कैपिटल, राइट गाइस। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द prerequisite to the creation of the company. Equity shareholder do not have a fixed dividend but are paid on basis of earning of the company. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो एक बार डिटेल में अपन देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या लिखा है पहले फटाफट पढ़ो। इक्विटी शेयरहोल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है बॉस, कि जैसे कंपनी के मान के चलो, ठीक है। अच्छा अपन एक अभी लिख के देखते हैं। इन द ईयर 15-16, कौन से ईयर में बॉस, 15-16 में कंपनी का प्रॉफिट था, कंपनी का प्रॉफिट हुआ मान के चलो 10 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख, ठीक है। तो कंपनी जो है ये 10 लाख रुपए में से डिविडेंड देगी, ये 10 लाख रुपए में से डिविडेंड देगी। अब मान के चलो इन द ईयर 16-17, इन द ईयर 16-17 कंपनी जो है सिर्फ कितना मतलब प्रॉफिट हुआ कंपनी को, सिर्फ 3 लाख का, सिर्फ 3 लाख का। तो कंपनी अब 3 लाख में से डिविडेंड देगी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आप जैसे मैं कंपनी हूँ, आप शेयर होल्डर्स हो, ठीक है। आपने मेरे को पैसा दिया और मैंने आपको बदले में शेयर इशू कर दिया, राइट गाइस। मैंने आपको बदले में क्या इशू किया, शेयर्स इशू किया, ओके फाइन। तो वो शेयर जो मैंने इशू किया है ना आपको, तो उसमें जो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है। 20 रुपए 25 रुपए ऐसा कुछ जो भी अमाउंट है वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। कि कब कौन कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो कितना डिविडेंड अमाउंट पे कर रही है, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिटरमाइन करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा बॉस, मैं आपको क्या दूंगी, मैं मतलब कंपनी क्या देगा आपको, डिविडेंड भी देगा, ठीक है। अब मान के चलो कि 2015-16 में कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। एंड 16-17 में कंपनी को कितने का हुआ, 3 लाख का। तो यार ऑब्वियसली बात है 3 लाख का हुआ, तो बट ऑब्वियसली बात है आपको 16-17 में कम डिविडेंड मिलेगा एज कम्पेयर टू द ईयर 15-16 जहां पे 10 लाख का जो था कंपनी के पास प्रॉफिट था। अब मान लो कि 17-18, ठीक है, इन द ईयर 17-18 जो है कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। ओ माय गॉड, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हो सकता है इस साल आपको डिविडेंड मिले ही ना। कंपनी क्या बोलेगी इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर सुनो इधर आओ, 15-16 ठीक है 10 लाख का प्रॉफिट था ना, दिया था ना डिविडेंड, रो मत, चलो जाओ। 16-17 में क्या बोलेगी, इधर आओ इक्विटी शेयर होल्डर, 3 लाख का प्रॉफिट है, कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, खाली हाथ नहीं जाओगे, ठीक है। हमारे कंपनी में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओ, ठीक है। 17-18 में अरे यार लॉस हो गया, शेयर होल्डर इधर आओ, इक्विटी शेयर होल्डर इधर आओ जी। कंपनी बेटा सुनो, इस साल कंपनी में लॉस हुआ है, 2 साल तो मिला था ना, 2 साल खुशी खुशी गए थे ना अपने घर, बस इस साल लॉस हुआ है, अगले साल प्रॉफिट होगा तो देखेंगे, लॉस होगा तो देखेंगे। अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। 2 साल मिला था आपको, बस 2 साल मिला था ना, रो मत, अभी लॉस है, शांति से बैठो, ठीक है बॉस। चलो, these are referred to as residual owners since they receive what is left after the other claims of the company's income and assets have been settled. पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है बॉस, पता है, पहला प्रेफरेंस आपको दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को क्यों, क्योंकि वो लोग कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन तो भी अभी एक देख लेते हैं जो टॉपिक आई है ये तो, ठीक है, ये लाइन आई है तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यार डिबेंचर होल्डर्स हो गया, ठीक है, पहले तो डिबेंचर्स होल्डर होंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल, ओ माय गॉड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा बॉस, फिर उसके बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा, नहीं है तो फिर ठीक है। दे एंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज दे बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, ठीक है। रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिवॉर्ड मतलब डिविडेंड तो मिलेगा, लॉस नहीं हुआ कंपनी में, प्रॉफिट ही हुआ तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा। देयर लायबिलिटी हाउएवर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। अपने जितना कैपिटल दिया हुआ, ठीक है, जितना कैपिटल दिया हुआ, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की अगर बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर ने बॉस जितना भी दिया हुआ, एग्जांपल मान लो अगर मैंने रिलायंस के एग्जांपल, हाँ एग्जांपल इतना पैसा है नहीं लेकिन फिर भी 10 लाख के शेयर्स परचेज किए, ठीक है। 10 लाख के शेयर्स अगर मैंने परचेज किए हैं कंपनी के, रिलायंस के मतलब आ रही है, ठीक है, 10 लाख के परचेज किए तो मेरे को 10 लाख का मिलेगा। 10 लाख के परचेज किया है तो मेरे को 10 लाख का मिलेगा ना डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, लायबिलिटी हाउएवर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी,
ऑब्वियसली बात है। जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, जो ओनर्स होते हैं ना बॉस, जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, तो उन्होंने जितना पैसा कंपनी में लगाया है, जितना पैसा कंपनी में लगाया है, उतने तक ही उनकी लायबिलिटी, उतने तक ही उनकी लायबिलिटी रहेगी, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी, उसके एक्सटेंड नहीं जाएगी। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। फर्दर, थ्रू देयर राइट टू वोट, दीज शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी मिलता है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी मिलता है जब उनका कोई मैटर अगर मीटिंग में छेड़ा हुआ, ठीक है, छेड़ा हुआ उनका कोई मैटर, तभी उनको मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला बॉस, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो हर एक टाइम वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो फर्दर दे वोटिंग राइट्स, ठीक है, फर्दर थ्रू देयर वोटिंग राइट्स उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, तो इसीलिए जो है वो लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, कंपनी के मैनेजमेंट में वो लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स की अगर बात करते हैं बॉस, मेरिट्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, ठीक है। अगर जो लोग ज्यादा रिस्क, ठीक है, रिस्क जो लोग ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, जो लोग ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, तो भैया वो लोग आ जाओ, ठीक है। पैसा दे दो कंपनी में, आपको हायर रिटर्न्स भी मिलेगा, नहीं बोल रहे नहीं मिलेगा, हायर रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन रिस्क भी हायर है बॉस, ठीक है। लॉस हुआ तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो फिर कुछ बचा कुछ ही आपको मिलेगा, ठीक है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी, therefore there is no burden of the company in this respect। ऑब्वियसली बात है, क्या बोला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, इसलिए ये जो होता है वो बर्डन नहीं होता है कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी इतना टेंशन में नहीं रहेगी, मेरे को देना है देना है देना है देना नहीं, ठीक है, नहीं, कंपल्सरी नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल एज इट इज रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंडिंग अप में हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तभी जो है उनको रीपे किया जाएगा उनका पैसा, ठीक है ना, इसलिए ये परमानेंट कैपिटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज equity capital provides credit worthiness to the companies and confidence to prospective लोन प्रोवाइडर्स। ऑब्वियसली बात है, इक्विटी कैपिटल जो होता है यार, वो क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी अच्छी है कंपनी की, क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी, एंड ये कॉन्फिडेंस भी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करता है लोन प्रोवाइडर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज फंड्स कैन बी रेज्ड, funds can be raised through equity issue, funds can be raised through equity issue without creating any charge on the assets। मतलब आपको assets, कोई भी assets आपको जो है वो गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज the assets of the companies are therefore free to be mortgaged, free to be mortgaged, ठीक है, free to be mortgaged होता है for the purpose of borrowing, ठीक है, for the purpose of borrowing, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपको चार्ज क्रिएट नहीं करना रहता, चार्ज क्रिएट नहीं करना रहेगा, एंड आपको मॉर्गेज का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज assured ड्यू टू वोटिंग राइट्स, ड्यू टू वोटिंग राइट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको वोटिंग राइट्स है, ठीक है, इसमें वोटिंग राइट्स है, तो जो भी डिसीजन होगा वो सारे शेयर होल्डर मिलके ही लेंगे, ठीक है, सारे शेयर होल्डर मिलके ही लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही जो डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो डायरेक्टर्स है बस एक ही इंसान जो है वो ले रहा है, ठीक है, जो डायरेक्टर्स है बस वही लोग जो है वो सारे डिसीजन ले रहे हैं कंपनी में, नहीं, कोई भी मैटर है कंपनी का, जो शेयर होल्डर आ सकता है कंपनी में आए, ठीक है। और जो भी जितने भी शेयर होल्डर आए, जो भी शेयर होल्डर्स आए हुए हैं कंपनी में प्रेजेंट है, ठीक है ना, और तो उनको वोटिंग राइट्स दी जाएगी, ठीक है। एग्जांपल मान लो कंपनी में कोई भी अगर मीटिंग हुई है कि बॉस हमें ये वाला, हमें मतलब कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं, इस पर्टिकुलर बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं। एग्जाम्पल मान लो 100 शेयर होल्डर थे, ठीक है, वैसे तो लाखों में रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल 100 शेयर होल्डर्स है, तो 100 में से मान लो 80 शेयर होल्डर बोलते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए एक्सपेंशन, ठीक है, और 20 शेयर होल्डर्स बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तो बॉस वोटिंग राइट्स मतलब मेजोरिटी जो है वो लोग जीत जाएंगे एंड हम एक्सपेंशन करेंगे, मतलब कंपनी एक्सपांड होगी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टर्स या सिर्फ मैनेजर हेड ऑफ द कंपनी बस नहीं लेंगे, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे मतलब शेयर होल्डर्स मिलकर लेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, वोटिंग होता है तो सब लोग मिलके वोट करते हैं ना, सारे इंडिविजुअल सारे सिटीजन, तो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, limitations, पहला, investors who want steady income may not prefer equity shares as equity shares get fluctuating returns। ऑब्वियसली बात है, आज
10 लाख हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ अपने एग्जांपल में, जैसे तो भैया 10 लाख का हुआ है तो ठीक है ज्यादा मिलेगा, 3 लाख हुआ तो थोड़ा कम मिलेगा, लॉस हुआ तो भैया मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब बचा कुछ ही मिलेगा, लॉस के केस में तो मिलेगा, नॉट कंपल्सरी, ठीक है, नॉट कंपल्सरी कि हम आपको हम मतलब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करें ऐसा डिविडेंड, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स जो स्टेडी इनकम चाहते हैं कि आज हमने दिया है मेरे को 1 महीने बाद तुरंत तुरंत चाहिए मेरे को, ठीक है, तो उनके लिए प्रिफर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो जनरली मोर होते हैं एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज, ठीक है, मतलब अगर आप अदर सोर्स से करोगे तो आपको कॉस्ट कम लगेगा, आपका ना कम, ठीक है, और अगर इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके करोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा, जनरली ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट इज इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर, मतलब अब इक्विटी शेयर होल्डर को भी वोटिंग पावर मिल जाएगा, तो इशू ऑफ एडिशनल वोटिंग शेयर्स जो होता है डाइल्यूट कर देता है वोटिंग पावर को एंड अर्निंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब मान के चलो कि 10 लाख रुपए का अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, और 10 लाख में कितने, सिर्फ 10 शेयर होल्डर्स है, सिर्फ 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो सबको एक लाख मिला। अब वही जाके अगर 10 के बदले 20 आ गए, 10 के जगह 20 आ गए तो सबको आधा 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 मिलेगा, राइट, 1 लाख के बदले सबको 50 मिलेगा, राइट है, आधा आधा ही मिलेगा। तो ये डाइल्यूट भी कर देगा वोटिंग पावर्स, ठीक है, वोट करने के भी ज्यादा लोग आ गए, डिविडेंड लेने के लिए भी ज्यादा शेयर होल्डर्स आ गए, ठीक है, समझा कि नहीं, यस। मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व, ठीक है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व रहेगी, ज्यादा डिलेज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, राइट गाइस। तो ये अपन ने इक्विटी शेयर्स का पढ़ा। नेक्स्ट अपन आते हैं बॉस प्रेफरेंस शेयर्स में, नेक्स्ट अपन आते हैं बॉस प्रेफरेंस शेयर्स में। तो जो कैपिटल जो रेज होता है बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स is called as preference share capital, is called as preference share capital. The preference shareholders enjoy the preferential position over the equity shareholders, मतलब preference shareholders होते हैं उनको दो चीजों में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों में जो है ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से में। पहला, रिसीविंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, क्या बताया था मैंने आपको, पहले प्रेफरेंस शेयर, पहले तो डिविडेंड मतलब डिविडेंड के केस में पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे, फिर उसके बाद जो बचा कुचा होगा तो आप किसको दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट गाइस। नेक्स्ट इज बिफोर एनी डिविडेंड, हाँ, बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीविंग देयर कैपिटल after the claims of the company's creditors are settled at the time of liquidation. at time of liquidation मतलब जब कंपनी बंद होने जा रही होती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी बंद हो जाती है, पूरा पूरा शटर लग जाता है कंपनी के ऊपर, ताला लग जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में कंपनी तो पहले अपने क्रेडिटर्स लोगों को देगी, क्रेडिटर्स मतलब मैंने को पहले बता दिया, कोई डिबेंचर होल्डर्स होगा और कोई दूसरा क्रेडिटर होगा जिससे कंपनी ने कोई गुड्स उधार में लिया हो, किसी से पैसा उधार में लिया हो, ठीक है। तो ये सारे लोग को तो पहला देगी, ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, उसके बाद वो देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पैसा खत्म। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक भी रुपया नहीं, आपके लिए एक भी रुपया बाकी नहीं है, लेकिन कुछ पैसा बाकी है आफ्टर द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर रुक जाओ नाराज मत हो, इक्विटी शेयर होल्डर आपको भी है, लेकिन सारा का सारा नहीं मिलेगा, कुछ ही अमाउंट मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कुछ ही अमाउंट बाकी है आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है गाइस। तो कौन कौन से दो केसेस में, दो सिनेरियोज में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। पहला हो जाएगा ऑन रिसीविंग द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एंड सेकंड हो जाएगा गाइस आपका, आ गया सेकंड, हाँ सेकंड हो जाएगा आपका अगर आपको रिसीविंग द देयर कैपिटल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, राइट गाइस। As compared to the equity shareholder, the preference shareholders have preferential claim over the dividends and repayment of capital. समरी में शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो फटाफट। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं डिबेंचर्स एज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटी में क्या पड़ा था, फ्लक्चुएटिंग था, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। Also, as the dividend is payable only at the time of discretion of the directors, only at the time of discretion of the directors, मतलब directors जब चाहेंगे तब देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, जाओ यहाँ से, नहीं देंगे, ठीक है। And only out of the profits after tax, only out of profit after tax, profit after tax मतलब जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा टैक्स पेमेंट करने के बाद, ठीक है। To the extent they resemble equity shares, ठीक है। Next is, thus preference shares have some characteristics of both equity shares as well as debentures, ठीक है। preference share holding generally do not enjoy their voting rights, ठीक है। A company
कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। हाँ, इक्विटी शेयर्स वो लोग जनरली क्या लिखा है यहाँ पे, जनरली डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स। लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर डिस्कस हो रहा है मीटिंग में, ऐसा कोई मैटर जो मैटर उनके राइट्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, राइट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो बॉस वो मैटर्स में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वैसे ही मैटर्स में जो मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहा है उनका राइट्स, ठीक है। बाकी में तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स को तो मिलेगा भी, क्योंकि दे आर द क्रिएटर्स नॉट द ओनर्स ऑफ द। नेक्स्ट, मेरिट्स फटाफट। प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड reasonably steady income in the form of fixed rate of return, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है इसलिए steady income उनको मिलेगा, ठीक है, एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी भी मिलेगा क्योंकि steady income है एंड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजुअली फॉर दोस इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रिटर्न विद कंपैरेटिवली लो रिस्क। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स अच्छा माना जाता है जिसके लिए जिनको लो रिस्क चाहिए एंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज do not affect the control of equity shareholder over the management as preference shareholder do not have voting rights, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है, तो इसके लिए बॉस ये लोग जो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये लोग जो अफेक्ट नहीं करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के मैनेजमेंट को एंड उनके वोटिंग्स को सारे को, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ fixed rate of dividend to preference shares may enable the company to declare higher rate of dividend, ठीक है, क्योंकि बॉस हमें इतना तो देना ही है, इतना देना है तो भैया अब 5 लाख रुपए कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी 5 लाख का, लेकिन उतने में तो सारे प्रेफरेंस शेयर्स का होगा नहीं, तो यार अब कंपनी को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा करना पड़ेगा, 5 के बदले 7-8 लाख करना पड़ेगा ताकि फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल सके, ठीक है ना, फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इन गुड टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं बॉस नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट मेरिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द रिपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द assets of the company के एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये अपन ने देखा बॉस अभी तक मेरिट्स देखा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का अपन ने मेरिट्स देखा था, प्रेफरेंस शेयर्स का अपन ने मेरिट्स देखा था। अब आ जाते हैं अपन डीमेरिट्स में, मतलब लिमिटेशंस, ठीक है। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स are not suitable for those investors who are willing to take risk and are interested in higher returns, ठीक है, क्योंकि उनके उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर्स जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है, प्रेफरेंस कैपिटल जो होता है उसको आपको ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट इज the rate of dividend on preference share is generally higher than the rate of interest on the debentures। अब मान लो डिबेंचर्स के ऊपर 10% है, लेकिन इसके मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 12% है, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो ज्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जनरली हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, तो ये एक डीमेरिट हो गया। नेक्स्ट इज एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज टू बी रीपेड व्हेन द कंपनी इज only when the company earns profit, there is no assured return to the investors। अब जब कंपनी अर्न करेगी प्रॉफिट तभी जो है आपको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है, तो इसलिए कोई भी एश्योरेंस नहीं है, लॉस हुआ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो तो ही मिलेगा। Thus these shares may not be very attractive to the investors, इसलिए ये सारी शेयर्स ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इज द डिविडेंड पेड is not deductible from the profits as expenses, ठीक है, एज एन एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट में से लेस नहीं करोगे, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगा कंपनी के केस में, ठीक है, क्योंकि जो रेट होता है लोन्स का वो आ जाता है, ठीक है। देखो thus there is no tax saving as in the case of इंटरेस्ट ऑन लोन्स के केस में आपका टैक्स सेविंग होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इस केस में जो है आपका कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगा प्रेफरेंशियल के केस में, राइट गाइस। तो guys will stop our class here only,
ठीक है, अभी तक अपन ने ये अपन शेयर्स का देखे थे, जिसमें अपन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ये देखा था, उनका इंट्रोडक्शन पार्ट, उनका एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस एंड अपना एडवांटेजेस सब कुछ देखा था, राइट। फिर अपन ने उसके पहले अपन ने कमर्शियल पेपर देखा था, राइट गाइस, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स देखा था, तो ये सारा कुछ अपन ने देखा था बॉस। तो यार ये आप ना एक काम करो, रिवाइज करके आ जाना यार, एक रिवीजन लेके आ जाना, क्विक रिवीजन, राइट गाइस। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ डिबेंचर्स, राइट। सो अपन डिबेंचर्स के लिए से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, राइट, डाउट होगा, ठीक है, सो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जो है मेरे को पूछ सकते हैं गाइस, मेरी मेल आईडी में विच इज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ओके। एंड अपने डाउट्स जो, अपने क्वेरीज जो है आप कमेंट बॉक्स में भी, नीचे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप ये आज का जो वीडियो है आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा, बेनिफिशियल हुआ होगा, राइट गाइस। And see you all in my next video. Till then, keep rocking, keep shining, stay happy and stay healthy. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Bye.